जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र से भी बड़ी थी, लेकिन वहां कोई राजा, कोई फ़िरौन था ही नहीं। यही तो है सिंधु घाटी का सबसे दिलचस्प रहस्य। एक ऐसी खोई हुई दुनिया जिसने कांस्य युग को एक नया रूप दिया, और ये फैली थी आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में। और यहीं से बात सच में बहुत अजीब हो जाती है। सोचिए, उनके पास बड़े बड़े एकदम परफेक्ट प्लान किए हुए शहर थे, लेकिन कोई महल नहीं था, कोई शाही मकबरा नहीं, और ना ही कोई ऐसा शासक जिसे हम राजा कह सकें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जहाँ मेसोपोटामिया और मिस्र में राजाओं और फिरौन के लिए बड़े बड़े महल और मकबरे बनाए गए, वहीं सिंधु घाटी में सबसे बड़ी इमारतें आम लोगों के लिए थीं, जैसे कि विशाल स्नानागार या फिर बड़े बड़े अन्न भंडार। उनके शहर भी यूं ही नहीं बस गए थे, बल्कि उन्हें एक सटीक ग्रिड पर बनाया गया था। ये सब एक बिल्कुल ही अलग सामाजिक व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। तो हमारे सामने है क्या, एक बहुत बड़ी सभ्यता जिसमें ताकत और सत्ता के जो आम निशान होते हैं वो सब गायब हैं। कोई महल नहीं, कोई शाही कब्र नहीं, और सबसे बड़ी पहेली, एक ऐसी लिखावत जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इन्हीं सब वजहों से सिंधु घाटी इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक बन जाती है। तो इस गुत्थी को सुलझाना शुरू कहाँ से करें? पहला सुराग वहीं छिपा है जो वो पीछे छोड़ गए, यानी उनके शहर। तो चलिए उनके शहरी डिजाइन को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये उनके समाज के बारे में एक हैरत अंगेज कहानी बयां करता है। हड़प्पा के शहरों की प्लानिंग तो बस कमाल की थी। सोच कर देखिए, एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। हर शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा गढ़ जहां शायद सार्वजनिक इमारतें होती थी, और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। और ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं है, सैकड़ों जगहों पर यही पैटर्न मिला है। ये एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। और ये मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ शहरों तक ही नहीं था, ये उनकी ईंटों तक में दिखता है। ये जो अनुपात है 1:2:4, यानी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ये हर जगह, हर ईंट में एक जैसा था। जरा सोचिए कि इतने बड़े इलाके में इस तरह की एक रूपता लाने के लिए किस तरह का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रहा होगा। ये एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की तरफ तो इशारा करता है, पर जरूरी नहीं कि वो कोई राजा ही हो। अब उनकी सबसे मशहूर इमारतों में से एक को लेते हैं, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ये भी इसी बात को और पुख्ता करता है। देखिए, ये किसी राजा का पर्सनल स्विमिंग पूल नहीं था। इसका आकार और डिज़ाइन देखकर लगता है कि इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक या सामुदायिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। मतलब जोर किसी एक शासक की शान पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक और आध्यात्मिक जीवन पर था। और फिर आती है उनकी इंजीनियरिंग की काबिलियत, खासकर उनकी सफाई व्यवस्था। कमाल की बात यह है कि लगभग हर घर में अपना बाथरूम था, जो सड़कों के नीचे बनी ढकी हुई नालियों के एक पूरे नेटवर्क से जुड़ा था। कांस्य युग के लिए ये एक अभूतपूर्व बात थी। ये दिखाता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ और सिविक ऑर्डर को कितनी ज्यादा अहमियत देते थे, शायद उस दौर की किसी भी और सभ्यता से कहीं ज्यादा। तो हमने देखा कि उनके शहर बहुत संगठित थे, पर कोई साफ साफ राजा नहीं था। चलिए अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ बेहतरीन बिल्डर ही नहीं थे, वो बहुत माहिर व्यापारी भी थे। वो बेशकीमती चीजों का व्यापार करते थे, और उनका नेटवर्क बहुत बड़ा था। सोचिए, गहरा नीला लैपिस लजूली, चमकता सोना और बहुत ही बारीकी से बनाए गए मनके, ये सब मेसोपोटामिया तक का सफर कर रहे थे। और ये सिर्फ शौक की चीजें नहीं थीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन था जो उनकी पूरी सभ्यता को चला रहा था। और ये बात हमें पता कैसे चली? कह सकते हैं कि हमारे पास इसका सबूत है एक तरह से। मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में मेलुआ नाम की एक दूर की जमीन का जिक्र है, जहां से वो बहुत कीमती सामान मंगवाते थे। आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये मेलुआ असल में सिंधु घाटी ही थी। ये उनके बीच एक मजबूत इंटरनेशनल ट्रेड का पक्का सबूत है। और अगर और भी सबूत चाहिए तो बस लोथल शहर को देख लीजिए। यहाँ पुरातत्वविदों को एक बहुत बड़ा इंसानों का बनाया हुआ डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह मिला है। ये समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए बनाया गया एक बहुत ही एडवांस्ड स्ट्रक्चर है।
इससे पता चलता है कि वो जमीन और समंदर दोनों रास्तों से लंबी दूरी का व्यापार करने में कितने आगे थे। और यहीं पर एक और पहेली सामने आती है। इतनी दौलत और इतने बड़े व्यापार के बावजूद एक बड़ी स्थायी सेना का कोई साफ सबूत नहीं मिलता। ना कोई बड़े बड़े किले हैं, ना ही हथियारों के ढेर। ये बात रिसर्चर्स को आज भी हैरान करती है कि आखिर बिना किसी बड़ी मिलिट्री पावर के उन्होंने इतने बड़े और अमीर इलाके पर कंट्रोल कैसे बनाए रखा। तो हमारे सामने एक तस्वीर बनती है एक शांतिपूर्ण, अमीर और व्यापार करने वाले साम्राज्य की। लेकिन फिर सवाल ये है कि एक सभ्यता जो इतनी एडवांस्ड और फैली हुई थी, वो अचानक गायब कैसे हो गई। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास उनके शहर खाली होने लगे और पीछे रह गया इतिहास का एक सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। कई दशकों तक सबसे पॉपुलर थ्योरी आर्यन आक्रमण की थी। मतलब ये माना जाता था कि कुछ खानाबदोश लड़ाकों ने आकर इन शहरों पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबूत इस कहानी से मेल नहीं खाते। जिन कंकालों को पहले नरसंहार का सबूत माना गया था, वो बाद में बस जल्दबाजी में किए गए दफन साबित हुए। आज ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि असली वजह थी जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ, ये एक धीमी, धीरे धीरे होने वाली गिरावट थी। हुआ ये कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के पास एक बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, जिसने मॉनसून को कमजोर कर दिया। जिस नदी के सहारे कई शहर बसे थे, वो सूखने लगी। अगले कुछ 100 सालों में वो पूरा इलाका काफी ठंडा और सूखा हो गया। खेती, जो उनके शहरों की रीढ़ थी, वो चौपट हो गई। और 1700 ईसा पूर्व आते आते ज्यादातर बड़े शहर वीरान हो चुके थे। तो यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है, लोग गायब नहीं हुए, बल्कि उनका शहरी जीवन जीने का तरीका गायब हो गया। ये कोई मास एक्सटिंक्शन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा माइग्रेशन था। लोग पूरब की ओर चले गए, गंगा के मैदानों की तरफ, जहाँ पानी ज़्यादा था, और वहाँ उन्होंने छोटे छोटे खेती करने वाले गांव बसा लिए। अंत हुआ तो उन महान शहरों का और उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का जो उन शहरों पर टिकी थी। तो वो अपने पीछे शहर, एक जैसे वजन के बाट और एडवांस सैनिटेशन सिस्टम तो छोड़ गए, लेकिन वो एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा रहस्य भी छोड़ गए, उनकी भाषा। हजारों मोहरों और दूसरी चीजों पर मिलने के बावजूद सिंधु लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और इसकी वजह भी है। पहली बात, जो भी लिखा मिला है वो बहुत ही छोटा है, आमतौर पर बस कुछ चिन्ह। दूसरा, हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं है, मतलब कोई ऐसा लेख जो इस लिपि के साथ साथ किसी जानी पहचानी भाषा में भी लिखा हो। और ऊपर से इसमें 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह हैं, जिससे कोई पैटर्न समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी इतना तो हम जानते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन या सजावट नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताता है कि इन चिन्हों में एक असली भाषा की तरह स्ट्रक्चर और नियम है। ये एक खोई हुई आवाज है जो अपने बोलने वालों के ज्ञान और उनकी कहानियों के साथ इतिहास में कहीं कैद है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कभी हम इन चिन्हों को पढ़ने में कामयाब हो गए तो हमें क्या पता चलेगा? क्या हमें आखिरकार उनके शासकों के नाम पता चलेंगे, उनके देवी देवताओं की कहानियां और उस समाज के राज जो बिना राजाओं के इतना फला फूला? सिंधु घाटी की ये खोई हुई दुनिया आज भी अपने सबसे बड़े राज बताने का इंतजार कर रही है।